अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है कि यदि आपतन कोण का जो मान है 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ठीक है जी, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। फ्रेंड मेरे बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। दोस्तों मैं अगले वीडियो पे जब 40 क्वेश्चन बताया था तो उसमें बताया था कि दोस्तों जो प्रकाश का परावर्तन है इसका 2 नियम होता है। तो पहला नियम क्या होता है तो आप लोग सुन लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों पहला नियम होता है दोस्तों जो परावर्तन है ना, मैं यहाँ पर लिख दूँ अच्छी तरीके से ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है दोस्तों, जो परावर्तन है दोस्तों जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है दोनों बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है आपतन कोण। ठीक है, यहाँ पर होता है आपतन कोण। ठीक है, और इसका मान जितना होगा इक्वल टू इसका मान उतना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपतन कोण का मान 60 डिग्री दिया है तो परावर्तन का मान क्या होगा 60 डिग्री होगा, डायरेक्ट मारिए। ठीक है ना, उसके चलिए वह अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 60 डिग्री। उसके बाद है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोकस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि वक्रता त्रिज्या आपका 54 है तो फोकस दूरी क्या होगा। तो हमने जानते हैं कि फोकस बराबर होता है R/2, यानी कि 54 में अपॉन में हो जाएगा 2। जब इसे काट देंगे तो आपका कितना आएगा 27, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 27, जो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके मान का आकार उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये इसका जो इस क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट जवाब होगा आप लोगों का हो जाएगा वक्रता केंद्र यानी कि सी पर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के यहाँ पर देख लेते हैं। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है कि अवतल दर्पण के उपयोग में किस वस्तु को किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का जो यूज होता है वो किस में होता है। तो पहला ऑप्शन है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, गाड़ी की हेडलाइट में, अपना चेहरा देखने के लिए, या फिर सूक्ष्मदर्शी में। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन आसान है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट जवाब होगा अवतल दर्पण हम लोग यूज करते हैं गाड़ी के हेडलाइट में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाता है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। और परावर्तन क्या है, मतलब किसी भी सतह से प्रकाश टकराकर इसी जहां से आया, मान लो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से, मान लो कि इस तरफ से प्रकाश आया और इधर से टकरा कर चला गया, ये होता है परावर्तन। और यहाँ पर कहा गया है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाएगा तो विचलित हो जाता है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं यहाँ पर और एक चीज़ कह दूँ आप सभी को। दोस्तों अगर आप लोग टर्म 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आप लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूँ, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, यहाँ तक 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर भी और 10 नंबर आप लोग का समझ सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल अधिक होगी। मतलब ये चार को जो ऑप्शन है किस में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो प्रकाश का चाल दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए। दोस्तों बर्फ का जो दोस्तों जो होता है तो वो होता है 1.31। ठीक है, तो अगर हम लोग केरोसिन की बात करें तो ये होता है 1.44। ठीक है, हम लोग वायु की बात करें ये होता है 1.0003। ठीक है, अगर हम लोग हीरा की बात करें तो ये होता है 2.42। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कहा गया है सबसे अधिक कौन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए अधिक कौन वाला होगा, तो आप लोग समझ रहे हैं कि कौन सा होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हीरा। देख लीजिए ये सबसे ज़्यादा है
1.42, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए 1 है तो ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये पर 1 पॉइंट ये भी होगा नहीं, तो ये आपका राइट जवाब होगा हीरा, ठीक है जी। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्या है कि उत्तल लेंस के सामने किसी स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों कहाँ पर हम लोग रखेंगे वस्तु को सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब होगा, ठीक है। उसके बाद है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, यानी कि इसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। अगला है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु लेंस के सामने रखा गया है जिससे वो 3 गुना प्रतिबिंब बनाता है, वो उस लेंस का उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? ठीक है, तो आवर्धन क्या होगा आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि आप लोग फार्मूला से आराम से बना सकते हैं, तो आप लोग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, आप लोग फार्मूला से आराम से बना लेंगे। अगर आप प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पढ़े हैं तो आप लोग आराम से बन जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है कि नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो दोस्तों जो नेत्र है किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, वो दृष्टिपटल, यानी कि आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन के यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दोस्तों निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर मैं ट्रिक जो बताता हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक होता है, मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से इजी तरीके से लिख देता हूँ पहले, ठीक है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट, और एक होता है दूर, ठीक है। और यहाँ पर होता है एक अवतल, एक होता है अवतल दर्पण, और एक होता है आपका उत्तल दर्पण। तो यहाँ से मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पर निकट का अगर आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग इस निकट को देखेंगे तो इस निकट में आप लोग देख सकते हैं क्या है इसमें है। आप लोग देखिए ये एक ठो वर्ड, ये एक ठो, और यहाँ पर 3 ठो अक्षर है, ठीक है। अगर आप लोग दूर को देखेंगे तो दूर में आपका 2 ठो अक्षर है, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये जो 3 है, और यहाँ पर अवतल को देखेंगे तो इसमें 4 गो होगा, और इसको देखेंगे तो 3 गो होगा। तो 3 के बाद कौन आता है, 4 आता है, तो निकट से हो जाएगा अवतल, और 2 के बाद 3 आता है, यानी कि दूर से हो जाएगा उत्तल। क्लियर है? तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये ट्रिक। आई होप आप लोग को पसंद आया है, तो लाइक वीडियो को जरूर करें। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवतल। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? तो दूर बिंदु अनंत होता है, अगर निकट होता तो 25 सेंटीमीटर आंसर हो जाता। तो खैर इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनंत, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दिए गए जैव प्रक्रम में हमें ऊर्जा मिलती है। तो हमें ऊर्जा मिलती है, मतलब ये जो भी प्रक्रम यहाँ पर दिया गया है, तो किससे हमारा ऊर्जा मिलता है? तो शोषण से ऊर्जा हमको मिलता है जी। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि मैं अगले वीडियो में बता चुका हूँ कि चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो नाइट्रोजन, यानी कि N, ठीक है, N2 आप लोग का डाला जाता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन को देखिए कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना आप लोग का संयोजन अभिक्रिया है, जो कि मैं अगले वीडियो पे भी आपको बता चुका हूँ। और आप लोग का लाइव टेस्ट कब से लो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन है कि दिए गए अभिक्रिया में किसका जो है उपचयन हो रहा है? तो अगर आप लोगों को मैंने समझा दिया है तो आप लोग आराम से बना लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ZNO है कि नहीं? अगर आप लोग इधर देखेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ZNO से अगर ZN में जाएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। अगर आप लोग C को देखेंगे तो इसमें देख लीजिए ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि उपचयन हो रहा है C का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित दिए गए रासायनिक में कौन सा संतुलित समीकरण है? ठीक है, तो संतुलित समीकरण की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। आप लोगों को समझा दिए हैं कि संतुलित समीकरण को किस प्रकार सबको देखना है, किस प्रकार सबको चेक करना है। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो ये क्या है, संतुलित है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। आप लोग देख लीजिए, मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है कि लोहे चूर्ण पर दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो दोस्तों इसमें आप लोग का होता क्या है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनते हैं। इनका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलिए अगला क्वेश्चन को दिखा देते हैं। पर अगला क्वेश्चन क्या है
कि दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार होता है, तो ये आप लोगों का किस में होता है, तो ये लिटमस पत्र में होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़िए कि हड्डियों को जोड़ने के लिए एक डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है, तो मैं आगे भी बता चुका हूँ क्या करता है, CaSO4 गुना हाफ H2O। इसका मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्लियर है ना आप सभी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हो CaSO4 डॉट हाफ H2 या फिर इनटू बोलो, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या पर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन वहीं से संबंधित है, क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि ये जो अभिक्रिया किस प्रकार का है, तो मैंने बताया था कि जब एक या एक से अधिक या फिर दो या दो से अधिक अभिकारक जो है जब कुछ चीज कोई अभिक्रिया करके जो निर्माण करेगा, जब यहाँ पर एक ठो निर्माण होगा तो वो होता है संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देख लीजिए दो ठो है, यहाँ पर निर्माण कर रहा है एक ठो, यानी कि क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो खट्टे फल में दोस्तों सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा। उसके बाद जब विलेन अंडा के पीसे हुए कवक से विक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, तो चूने से पानिया को दोस्तों जो करता है वो दूधिया कर देता है। तो इसका क्या है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद चलिए आगे बढ़िए, और अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि कोई विलेन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या है। तो यहाँ पर बात को समझिएगा, एक होता है अम्ल, कॉन्सेप्ट इज फॉर, यानी कि कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। एक होता है अम्ल, एक होता है क्षारक। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर अम्ल के लास्ट में क्या है, लौ है, यानी कि ये दोस्तों नीला को क्या करता है, ये दोस्तों नीला को क्या करता है, ये लाल में बदल देता है। क्लियर, ये क्या करता है, लाल में बदल देता है। और वहीं क्षारक की बात करें तो क्षारक क्या करता है, इसका विपरीत है ना, इसका विपरीत क्या करेगा, ये लाल को क्या करेगा, नीला में बदल देगा जी। ठीक है, ये लाल को दोस्तों क्या करेगा, नीला। क्लियर, नीला में बदल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि वो क्या है, अम्ल है। क्लियर, वो क्या है, अम्ल है। तो अम्ल में होता क्या है, अम्ल में होता है 0 से लेकर 7 तक, लेकिन 7 जो है, 7 होता है उदासीन। ठीक है, और 7 से लेकर 14 तक होता है क्षारक। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 7 है तो ये तो उदासीन है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग 11 को देखेंगे तो 7 से लेकर मैंने 14 तक बोला है, ये क्षारक होता है। तो 11 तो इधर में आता है, क्षारक में आता है, तो ये भी होगा नहीं। और यहाँ पर 8 को देखेंगे तो 8 भी होगा नहीं। लेकिन अगर आप लोग 2 को देखेंगे, मैंने कहा 0 से लेकर 7 तक, यानी कि 2 यहाँ पर मिलेगा, तो 2 आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अमीबा अपने किस अंग से भोजन का पाचन करता है। तो दोस्तों अमीबा दोस्तों भोजन का पाचन करने के लिए खाद्य रिक्तिका की मदद लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा। उसके बाद पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन सी प्रोटीन का पाचन करता है, तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, आपका यहाँ पर हो जाएगा डी पित्त, इसका राइट जवाब होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी संभोजी पोषण होता है, तो प्राणी संभोजी पोषण होता है अमीबा में। क्लियर, तो उसके बाद चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 30 नंबर देख सकते हैं कि मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं, तो मानव हृदय में 4 चेंबर होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से भोजन के माध्यम को यहाँ पर क्या है, झारिया करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर झारियो जो है, झारियो नहीं होता है, इसका मतलब होता है क्षारीय। क्लियर, क्षारीय, झारिया के नाम से कोई चीज होता ही नहीं है। ठीक है, आप लोग इसे सुधार लीजिएगा, तो ये होता है क्षारीय। क्लियर, तो यहाँ पर क्षारीय कहा गया है, तो निम्न भोजन का माध्यम को क्षारीय कौन करता है, तो क्षारीय करता है आपका पित्त, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पित्त। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई को हम लोग वृक्काणु बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होगा। उसके बाद आपका 33 नंबर कौन सा कार्य बाष्पोत्सर्जन द्वारा नहीं होता है, तो बाष्पोत्सर्जन द्वारा नहीं होने वाला कार्य आपको बताना है,
तो इसका राइट जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, यह भोजन का संवहन करता है, नहीं है कहा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर कार्य बताना है वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या नहीं होता है, तो ये क्या करता है, ये भोजन का संवहन होता है, ठीक है, ये नहीं होता है। तो चलिए इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है, तो एक लिंगी पौधा का नाम आपको बताना है, ये होता है पपीता का, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पर 35 नंबर चित्र से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो चित्र है किस प्रकार का चित्र है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये होता है हाइड्रा का चित्र। अगर आप लोग अपने बुक को खोलेंगे, जो चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, उस चैप्टर को निकालेंगे तो आप लोग ये चैप्टर देखने को मिलेगा, और वहीं आपका ये चित्र दोस्तों देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो चित्र है ये हाइड्रा का है। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जनन को किस प्रकार का जनन दर्शा रहा है। तो हाइड्रा किस प्रकार का जनन करता है, तो मुकुलन जनन करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए फ्रेंड क्या है कि लड़कों के यौवनावस्था के नियंत्रण कौन हार्मोन करता है, तो टेस्टोस्टेरोन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग है, तो दोस्तों मादा जनन तंत्र का भाग होता है गर्भाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट जवाब होगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है कि हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, हमारी जितनी भी एनर्जी जब हम लोग उसका यूज करते हैं, तो उसमें अधिकांश सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनंत सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है, तो दोस्तों ये यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे नाभिकीय ऊर्जा को, ये सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है, क्लियर। उसके बाद आगे चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय है, तो नवीकरणीय मतलब होता है, मतलब एक बार आप लोग मान लो यहाँ पर कुछ चीज है, यहाँ पर एक बार अगर आप लोग यूज करेंगे तो ये समाप्त नहीं होने वाला संसाधन है, जब दोबारा जाएंगे तो दोबारा भी उतना ही मिलेगा। जैसे हम लोग सूर्य से एनर्जी जो मिलता है वो कभी समाप्त नहीं होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग का यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऐसा है। अगर आप लोग कोयला को देखेंगे तो कोयला के खदान में आप लोग का जब कुछ सालों वहाँ पर जो यूज़ होगा, जब कोयला समाप्त हो जाएगा तो वहाँ पर दोबारा कोयला नहीं आता है, तो कोयला बनने में लाखों वर्षों समय लग जाता है, ठीक है। वहीं अगर आप लोग पेट्रोल को देखेंगे तो पेट्रोल भी होगा नहीं, क्योंकि दोनों समाप्त होने वाला संसाधन है। उसके बाद अगर आप लोग बी को देखेंगे CNG, तो ये भी समाप्त होने वाला संसाधन, लेकिन सौर ऊर्जा जो कि मैंने बताया सूर्य से जो एनर्जी प्राप्त होता है समाप्त नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं है कहा गया है, तो ये हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जितना भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताया। चलिए आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।